गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अमेरिका और रूस के रिश्ते तनाव के दौर में है, लेकिन इसी तनाव के बीच मॉस्को में अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर की लैंडिंग ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रीगा से उड़ान भरकर अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान सीधे मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पहुंचा और सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि इस विमान में कौन था, इसका मिशन क्या था। क्रेमलिन ने कहा उसे विमान के आने की जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में अमेरिकी अधिकारियों की मॉस्को यात्रा से इसे जोड़ा गया। तो सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य ट्रांसपोर्ट मिशन था? ये मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच पर्दे के पीछे फिर से शुरू हुई है सीक्रेट डिप्लोमेसी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध और अमेरिका रूस तनाव के बीच मॉस्को में अमेरिकी सैन्य विमान की ऐसी दुर्लभ मौजूदगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। C-17 की लैंडिंग क्या किसी बड़ी कूटनीतिक हलचल का संकेत है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। C-17 की रहस्यमयी उड़ान, जी हाँ, C-17 की रहस्यमयी उड़ान। मॉस्को में उतरा अमेरिकी C-17। रीगा से मॉस्को पहुंचा यूएस मिलिट्री विमान। एंड्रयू से रीगा फिर मॉस्को पहुंचा C-17। अमेरिकी C-17 की मॉस्को लैंडिंग से हलचल मच गई है। तो क्या मायने हैं इस उड़ान के? इसके जरिए क्या ट्रांसपोर्ट किया गया? क्रेमलिन ने क्यों कहा कि उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है? रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिकी विमान की लैंडिंग किस तरफ इशारा कर रही है? क्या पर्दे के पीछे सीक्रेट डिप्लोमेसी की शुरुआत हुई है? इसके जरिए लॉजिस्टिक्स भेजे गए हैं, या फिर अतीत में जिस तरीके से हमने देखा कि कई दफा गुप्त तरीके से कैदियों की अदला बदली हुई है, कुछ उस तरह की स्थिति यहां पर आई। बहरहाल ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। रीगा से मॉस्को पहुंचा यूएस मिलिट्री विमान C-17, एंड्रयू से रीगा फिर मॉस्को। और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए खास मेहमान हैं, मैं तारुफ करा देती हूं। मनोज कुमार, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग साहिब साहब, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। ये जो विमान गया है C-17 मॉस्को में उतरा है, क्या वजह आप इसके पीछे देख रहे हैं? क्या मकसद होगा इस इमरजेंसी, माफ कीजिएगा, इस लैंडिंग का? ये कुल मिलाकर आपके हिसाब से क्या स्थिति होगी? जैन मोनिका, ये बहुत अनयूजुअल नहीं है कि इस तरह का विजिट सीक्रेट रखा जाए। अनयूजुअल ये है कि जिस तरह के एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने चुना, बिकॉज इट वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट कि इस तरह के मूवमेंट को वो डिनाई कर पाए। ये किसी सिविल एयरक्राफ्ट में हो सकता था, ये किसी चार्टर्ड एयरक्राफ्ट में हो सकता था, बट ग्लोबमास्टर जैसा एयरक्राफ्ट जिसका सिग्नेचर ऐसा है कि जो रॉ से रॉ फ्लाइट्स में इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो मॉनिटर करते हैं फ्लाइट रेडार वगैरह, लगातार ऐसे बहुत से एजेंसीज और इंडिविजुअल्स हैं जो इस लगातार मॉनिटर करते हैं कि वॉर जोन में कौन सा जहाज आ रहा है, जा रहा है। उससे C-17 ग्लोबमास्टर टाइप की जहाज को आप छिपा नहीं सकते हैं। हालांकि कुछ वक्त के लिए वो कुछ रेडार से ऑफ हो जाने की क्षमता रखता है, उसके पास ऐसे उपकरण हैं ऑन बोर्ड, लेकिन इसकी पूरी मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। सरप्राइजिंग ये भी है कि एक बार जब इस तरह की मूवमेंट ट्रैक हो जाती है आजकल की दुनिया में, तो ये पुराने टाइप की सोच वाले जो ब्रीफिंग ऑफिशियल्स होते हैं या उनके पास जो इनपुट्स दी जाती हैं, इसको क्रेमलिन डिनाई करे, ऑफिशियली डिनाई करे कि वी डू नॉट नो एनी सच मूवमेंट, ये और इसको क्यूरियस बनाता है, इफ नॉट रेडिकुलस। और सेम विद पेंटागन एंड व्हाइट हाउस, उन्होंने काफी देर तक एक बड़ी स्टॉइक साइलेंस मेंटेन करी इस मूवमेंट के बारे में। तो ये तो रिगार्डिंग द फिजिकल मूवमेंट। नाउ व्हाट इज द एजेंडा आपकी? साहिब साहब, एक बार ये C-17 के विषय में भी जरा बताइए। ये जो विमान है, ये स्पेसिफिकली इसे लेकर, राइट? या ये बोइंग का एक बड़ा ही फेमस विमान है, हमारे पास इंडियन एयरफोर्स में भी है। 4 इंजन एयरक्राफ्ट है, हेवी लोड कैरियर मानते हैं इसको, वेरी हेवी लोड कैरियर। शॉर्ट डिस्टेंस रनवेज पे उतर सकता है, अनइवन सर्फेसेस एंड अनप्रिपेयर्ड रनवेज पे भी उतर सकता है, ये इसकी खासियत है। और इसमें आम तौर पे जब कोई हैवी लोड ट्रांसफर करना होता है तो इस विमान का हम युद्ध क्षेत्र में या एक देश से दूसरे देश लंबी दूरी पे यूज करते हैं। सेंट एंड्रयूज बेस पे इसका पूरा जखीरा है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो भी ग्लोबल मूवमेंट्स होता है जो सेंट एंड्रयूज से ही कोऑर्डिनेट होता है,
वहां पे ये एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। प्राइमरली इनिशियल जो एडवांस पार्टी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को ले जाने के लिए, जिसमें उनकी बख्तरबंद गाड़ियां जाती हैं, वो इसी एयरक्राफ्ट में जाती है। इसलिए इसको लोड कैरिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें प्रोविजंस हैं कि स्पेशल सीट्स लगाई जाए अगर कोई वीआईपी जाने वाला है। वो सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर हैं। बट ये बहुत मेजर एयरक्राफ्ट है टू कैरी 1 पर्सन फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। तो काफी सोच समझ के बाद इस तरह के वॉर जोन में यूएस अगर अपना एयरक्राफ्ट भेज रहा है और C-17 को भेज रहा है, जी। तो ये भी गलत होगा सोचना कि उन्होंने कोई बेवकूफी करी है। इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडा होगा कि एक बड़े एयरक्राफ्ट को भेजना पड़ा, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं सारे मीडिया हाउसेस द्वारा कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स। कुछ 4 या 5 और ऐसे लोग रशिया के पास अभी अमेरिका के हैं जिनको छुड़वाने की ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं बिफोर द मिड टर्म्स। एक को उन्होंने अभी छुड़वाया था, एक लेडी को, और इसको उनका बड़ा मेजर सक्सेस माना जाएगा। तो दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग्स, लेकिन इसको तो ट्रंप तुरंत डिक्लेयर करेंगे अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है जी। लेकिन अभी 24 घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन ऐसी कोई डिक्लेरेशन। जी मोनिका, मैं फिर वापस बताऊंगा। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह भी जुड़ चुके, विदेश मामलों के जानकार है। आपका भी स्वागत है डॉक्टर सिंह। पहले मनोज जी के पास चले थे। मनोज जी, आपके हिसाब से ये विमान पहुंचा है रूस में और क्रेमलिन का इनकार करना, ये जाहिर है इसको, इस मैटर को और ज्यादा क्यूरियस बना देता है। आपको नहीं लगता क्रेमलिन को इस पर कुछ और कहना चाहिए था? इस तरह से डिनाइल कि हमें नहीं पता, इज इट पॉसिबल? और वो भी ऐसी जगह जहां पर वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं। सही बात है। रशिया से परमिशन लेकर के भी वहाँ पे गए हैं, और जिस तरह से अभी वर्ल्ड का माहौल है और अमेरिका का जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान में फंसा हुआ दिख रहा है, और वहीं रशिया जो है यूक्रेन में फंसा हुआ दिख रहा है, और दोनों अभी ऐसा सिचुएशन है कि दोनों जगह में से कहीं ऐसा अभी लग नहीं रहा है कि दोनों का युद्ध जो है खत्म होने वाला है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस में ऐसा लग रहा है, ये चलते रहेगा। और जिस तरह से नवंबर में इलेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप का, तो स्वाभाविक है कि उनका ये कोशिश रहेगा कि रशिया पे जो है दबाव बनाया जाए या उनसे बातचीत किया जाए कि किस तरह से जो है ईरान के साथ जो उनको ईरान को जो है पे जो है दबाव बनाया जाए, ताकि जो है कोई डील हो, और ऐसा डील हो जिसमें कम से कम दिखे कि अमेरिका को जो है एडवांटेज हुआ है। एटलीस्ट जिस तरह से बराक ओबामा ने इस तरह का डील किया था, तो स्वाभाविक है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों कंट्री अमेरिका और रशिया कुछ एडवांटेज पोजीशन में लाने के लिए और एक नैरेटिव भी चेंज करने का भी एक कोशिश है, ताकि वर्ल्ड को ऐसा लगे, चाहे मार्केट को भी ऐसा लगे कि दो विश्व के बड़े शक्तिशाली देश जो है आपस में बात कर रहे हैं, और कुछ आने वाले समय में कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, चाहे यूक्रेन के मामले में हो, चाहे ईरान के मामले में हो। ऑलरेडी हम लोग जान ही रहे हैं कि ईरान के साथ बैक चैनल में टॉक हो ही रहा है। ईरान के राष्ट्रपति और स्पीकर ने भी इस बात को माना है कि जो है अमेरिका के साथ जो है बैक चैनल में बातचीत हो रही है। वहीं पाकिस्तान के फील्ड मास्टर के अधिकारी भी जो है वहाँ पे गए हैं, ईरान पे गए हैं। तो स्वाभाविक है कि एक बैक चैनल के थ्रू जो है कुछ कंक्लूजन, कुछ एक एडवांटेज जो है वार्ता में हो, इसको लेकर के जो है बातचीत होगी। और ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव शुरुआत है। अगर इस तरह का अमेरिका और रशिया के बीच अगर बातचीत होती है, तो स्वाभाविक है कि जो नाटो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज को भी ऐसा लगेगा कि अमेरिका जो है ये यूक्रेन युद्ध को किसी न किसी रूप में स्टॉप करना चाह रहा है, या कुछ कंक्लूजन स्टेज पे लाना चाह रहा है। यूरोपियन कंट्रीज की तो नींद उड़ी हुई है इस हलचल के बाद। और डॉक्टर सिंह, क्रेमलिन इनकार करने की जगह कुछ और यहाँ पर नहीं रख सकता था बात? क्रेमलिन का इनकार करना, उसे क्या लगता है कि क्या मैसेज कन्वे हो जाएगा अगर अमेरिकी विमान वहां पर पहुंचा है? तो क्या ये लगने लगेगा कि रूस जो है ईरान वाले मैटर पर डिस्कशन करने वाला है, या फिर यूक्रेन युद्ध? क्या मैसेज ऐसा चला जाएगा जिसकी वजह से क्रेमलिन ने जो है ना कहना जो है ज्यादा बेटर ऑप्शन चूज किया? देखिए मोनिका जी, दोनों तरफ से क्रेमलिन ने भी कोई बताया नहीं है खास, और अमेरिका की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बट CBS न्यूज या अमेरिका की मीडिया है, उन्होंने ये कहा है और कंफर्म ये बातें कह रहे हैं कि CIA के जो हेड हैं
रेडक्लिफ, वो आए हैं मॉस्को, और किस समय वो चले हैं, किस समय लैंड किए हैं, किस समय वापस गए हैं, ये सारी खबर भी वो दे रहा है कि सुबह के लगभग 5 बजे वो अमेरिका के सेंट एंड्रयू एयरपोर्ट जो है, वो खास करके राष्ट्रपति और वीवीआईपी के लिए यूज होता है, वहां से वो चले हैं और लाटविया का कैपिटल रिगा होते हुए वो मॉस्को में लैंड किए हैं 7 बजे सुबह लगभग, और फिर वहां से शाम के 5 बजे वो वापस भी हो गए, ये भी खबर आ गई है। और एजेंडा वैसे अभी तक डिस्क्लोज्ड नहीं है, लेकिन खबर ये ही जा रही है कि या तो प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है या कोई डिप्लोमेटिक ऐसा मिशन था, बातचीत की कोई संभावना थी, ये दोनों ही ज्यादा स्पेकुलेशन है। और ऐसा इसलिए भी ज्यादा संभावना प्रिजनर एक्सचेंज की लगती है कि सीआईए के चीफ इससे पहले भी आ चुके हैं, पिछले साल अप्रैल में प्रिजनर एक्सचेंज के लिए वो खुद आए थे, वो खुद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे मॉस्को से निगोशिएशन में, तो ऐसी संभावना ज्यादा है क्योंकि पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं और 2024 में भी प्रिजनर एक्सचेंज दोनों देशों के बीच हुआ है। तो ऐसा इतिहास भी रहा है एक्सचेंज का। और इस साल जनवरी में जो राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद हैं वो आए थे, और जो वहां के मेन कह लीजिए निगोशिएटर हैं विटकॉफ, वो दोनों भी आए थे इस जनवरी में, और वहां निगोशिएशन के लिए ऑब्वियसली आए थे जो यूक्रेन वॉर है उसको लेके। तो वो तो आए थे, तो वो नॉन विजिट था, और अमेरिका की तरफ से इस साल का एकमात्र ऑफिशियल विजिट वो था। तो दोनों संभावना यहाँ बनती है क्योंकि मॉस्को बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन उसके प्रपोजल क्या कंक्रीट होंगे इस पे अभी भी कोई ऐसी बातें नहीं खुल के आई हैं कि क्या वो होगा। तो मोस्टली यहाँ यही लग रहा है कि सीआईए के चीफ आए और प्रिजनर एक्सचेंज का मामला है, और जैसा सहाय सर ने कहा, मुझे उसकी संभावना ज्यादा लगती है कि इलेक्शन से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को कोई ना कोई विक्ट्री, भले ही वो सिंबॉलिक हो, उसकी दरकार है, चाहे वो यूक्रेन रूस से आए या वो ईरान से आए, और उसी प्रयास का एक नतीजा मुझे दिख रहा है। इन सब के बीच एक अपडेट जरा दर्शकों को बताते चले। यूक्रेन में जोरदार धमाका हुआ है, रूसी हमले के बाद गोला बारूद में ब्लास्ट हुआ है, आग लगी है, आग के बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ है। निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट में ये हड़कंप मचा है, जिस तरीके से यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ है, रूसी हमले के बाद गोला बारूद में ब्लास्ट, आग के बाद जबरदस्त विस्फोट। तो यूक्रेन में लगातार अटैक्स भी चल रहे हैं। साई साहब, बैकड्रॉप में हम देख रहे हैं लगातार ये अटैक्स भी जारी हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने भी आशंका जाहिर की कि कैदियों की अदला बदली मुमकिन रही होगी, तो क्या हम ये माने कि यूक्रेन और रूस को लेकर किसी भी तरह की बातचीत की संभावना नहीं होगी, या फिर ये भी मुमकिन है, या फिर ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली विजिट के लिए आया कौन है अमेरिका की तरफ से? देखिए, सीआईए डायरेक्टर जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं रैटक्लिफ, उनकी बात कर लें, या अदरवाइज कोई भी जो सीआईए, रैटक्लिफ पहले डीएनआई के चीफ थे जहां तुलसी गबार्ड ने इनको रिप्लेस किया था। तो इनका बहुत मेजर ट्रैकिंग होता है ग्लोबली, कई इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इनके सारे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होने की कोशिश की जाती है, इसीलिए अक्सर ये विदाउट एनी स्मार्ट इक्विपमेंट पाए जाते हैं, एनी स्मार्ट इक्विपमेंट। लेकिन फिर भी ट्रैक होते हैं, ये सेंट एंड्रयूज जाएंगे तो पता रहेगा। मॉस्को में भी आपको पता होगा वीडियोस इस तरह के आ गए हैं जहां पे इनकी लैंडिंग के वक्त अचानक से यूनाइटेड नेशंस की और अमेरिकन एम्बेसी जो नेशनल वहां पे प्रेजेंस है, उनकी गाड़ियां तेजी से इस एयरपोर्ट की तरफ जाती देखी गई थी जहां ये C-17 लैंड किया था। तो किस पर्पस से गए थे उसमें 3-4 मेजर हैं। एक एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हो सकता है, दूसरा बहुत मेजर है जो ट्रंप का की एरिया रहा है और आजकल वो ज़्यादा हाई प्रेशर है क्योंकि ईरान में अभी थॉ चल रहा है, तो यूक्रेन के साथ कुछ बातचीत का समझौता, उसके पहले लैंड स्वैपिंग कितनी होगी, कैसे वो विड्रॉ करेंगे या रशियन फोर्सेस। तीसरा, जो रशिया ने नाटो के ऊपर प्रेशर बना रखा है पिछले कुछ दिनों से कि अगर इंग्लैंड या फ्रांस या किसी भी नाटो कंट्री या EU कंट्री ने यूक्रेन को और गोला बारूद की सप्लाई करी तो डायरेक्ट अटैक किया जाएगा नाटो की कुछ कंट्रीज पे, उसमें पोलैंड भी इंक्लूडेड है जो कि बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ, और चांसेस हैं कि वहां से ऐसे हो रहा है।
ये जिस अभी अटैक की आप बात कर रहे हो, ये सिर्फ वही गोला बारूद के स्टोर्स पे किया गया है, क्योंकि रशिया इज डन विद इट कि लगातार कहीं ना कहीं से ड्रोन्स के लिए जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो सप्लाई हो रहे हैं यूक्रेन को, और उससे वो लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन्स में रख के रशिया के इनसाइड के इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज को हिट कर रहा है। सो नाउ वी विल कंटेन आवरसेल्व्स टू द C-17। तो रैटक्लिफ वहां क्यों गए होंगे, इन तीनों में से कोई भी मुद्दा पॉसिबल है। एक और जो साइडलाइन पे मुद्दा चल रहा है कि अब जबकि ईरान ने रिटेलिएशन में कहा है D-Day के अपने इकोनॉमिक एडिशनल सैंक्शंस के ऊपर कि अगर ये सैंक्शंस एग्जीक्यूट हुए तो वो सारे देश जो इसको सपोर्ट करेंगे वो हमारे एनिमी होंगे और अटैक के हकदार होंगे। और साथ में एक और उन्होंने धमकी दी थी कि नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल विल फ्लो आउट ऑफ गल्फ। तो एनर्जी क्राइसिस के तहत अगर ईरान इस तरह की कोई रोक लगाता है, जिसके पॉसिबिलिटीज कम है लेकिन है, वो डिस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं, इसलिए रशियन ऑयल पे जो एम्बार्गो लगा हुआ है अमेरिका की तरफ से, उसको डेलिब्रेट करने के लिए भी हो सकता है कि कई बार ये गिव एंड टेक करने की ट्रंप कोशिश कर रहा हूं एज अ बिजनेसमैन विच ही इज, कि हम कुछ दिन के लिए आपका ये जो सैंक्शन हमने रीइंपोज किया हुआ था फॉर सेल ऑफ रशियन ऑयल, उसको रिलीज करना चाहते हैं। इससे ट्रंप को 2-3 फायदे होंगे। एक, करीब 10-15 दिन पहले उनकी कांग्रेस ने जो उनको एम्पावर किया था टू पुट 100% प्यूनिटिव टैरिफ ऑन दोज कंट्रीज और कंपनीज जो रशिया से ऑयल सैंक्शन के बावजूद खरीद रही हैं, जो कि उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट। हालांकि समथिंग सिमिलर ही वाज ट्राइंग विद कनाडा, जहां वो मिजरेबली फेल किए हैं 2 दिन पहले। कनाडा ने आज डिक्लेयर किया है कि वो भी उसी तरह का टैरिफ वापस अमेरिकन प्रोडक्ट्स इन कनाडा पे लगाएंगे। तो इस बात को देखते हुए हो सकता है रशियन ऑयल सेल को ईज आउट करने के लिए भी कुछ CIA डायरेक्टर रशियन काउंटर पार्ट से बात कर रहे हो फॉर अ गिव एंड टेक, कि अगर हम ये हटाएंगे तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जस्ट फॉर योर व्यूअर्स इंफॉर्मेशन, 4 इंडियन फर्म्स को, कंपनीज को अमेरिका ने कल मार्क किए, टिक करना बोलते हैं उसको, सैंक्शन के लिए, कि ये ईरान के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और इनको भी हम सैंक्शन करते हैं। हालांकि आमतौर पे सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बेसेंट को ये पता होना चाहिए कि पहले आप लिस्ट जारी करते हैं, फिर कुछ वक्त का समय देते हैं कि आप लोग अब से इनके साथ एंगेजमेंट रोकिए ईरान के साथ, नहीं तो हम आपको सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। तो उन्होंने इंडिया पर तो नहीं, लेकिन 4 इंडियन कंपनीज पे कल सैंक्शन लगा दिया है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया की अमेरिका से डील किसी भी वक्त अनाउंस होने वाली थी आने वाले समय में फॉर द ट्रेड जी गेटिंग बैक। जी मोनिका, बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी जानकारी और साझा करें। रूस की मिसाइल ताकत से यूक्रेन में टेंशन बढ़ गई है। सर्दियों में यूक्रेन पर बढ़ सकता है रूसी मिसाइल अटैक। रूस हर महीने बना सकता है 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स। जेलेंस्की ने पश्चिम से मांगे हैं और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। जेलेंस्की का दावा है रूस के पास 630 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो देखिए, ये एक मांग जो है यूक्रेन की तरफ से की गई है पश्चिमी देशों से, जिस पर हमने अभी बात भी की थी। मनोज जी, क्या ये भी मुमकिन है, क्योंकि हमने ईरान युद्ध में ये देखा कि बैक चैनल्स बातचीत भी चल रही है और सामने से अटैक भी किए जा रहे हैं ताकि वो सैन्य दबाव भी बनाया जा सके। अब ये रूस के सिनारियो में भी क्या सटीक बैठता है कि रूस यूक्रेन में जो एस्केलेशन चल रहा है वो एस्केलेशन चलता रहे और एक बार बैक चैनल बातचीत की कोशिश जो है वो की जा सके, जिसमें ये जिसका हम आज विजिट का जो जिक्र कर रहे हैं C-17। हम लोग ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे जो है CIA के जो मेंबर गए हैं वहाँ पे और चीफ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बैक चैनल का ही एक ग्रुप है और इसमें चूंकि इन्वॉल्व जो है यूरोपियन कंट्रीज हाईली इन्वॉल्व है कि यूक्रेन वॉर जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इसमें जो है अमेरिका का ही एक बड़ा रोल हो सकता है कि कुछ वन साइडेड कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दे और या जेलेंस्की से बात करके कुछ इस तरह का अनाउंसमेंट कर दे ताकि जो है वो शांति हो जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।